नमस्ते भाइयों और बहनों, हेलो एवरीवन। इस बार हम वीडियो में अपनी प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करना है, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम का फर्स्ट लेवल है और मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम का टफेस्ट लेवल अब बन चुका है बिकॉज ऑफ इट्स रैंडमनेस। एक तो इसकी जो रैंडमनेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है आफ्टर 2018 और उससे भी ज़्यादा आफ्टर 2020। तो ये जो है रैंडमनेस की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये सीसैट पेपर जो है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब होते जा रहा है। ये दो चीज़ें जो जीएस पेपर 1 की, मतलब जो फर्स्ट पेपर की रैंडमनेस है वो, और सीसैट पेपर की जो टफनेस है, उन दोनों की वजह से ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है। तो प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि अपनी स्टडी को प्लान कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ के भी ये एग्जाम प्रीलिम्स का क्लियर नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले चीज़ ये है कि प्रीलिम्स के जो सोर्सेज हैं वो बहुत बेसिक है। वही बेसिक बुक्स जो हर एक टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए वही किताबें पढ़नी है। पॉलिटी के लिए जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो वो पढ़नी है। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी है। एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी की जो भी पुरानी एनसीईआरटी है 11th-12th क्लास की वो पढ़नी है। जो नई वाली एनसीईआरटी की बुक है वो भी पढ़ सकते हो, जो भी मिलती है सिंपल एनसीईआरटी की बुक। कोई तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो, पर कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस की बुक पढ़ सकते हो, पर सिलेक्टिवली पढ़नी है। बहुत सारी चीज़ें उसमें बायो वाली दी हुई हैं, वो नहीं पढ़नी है। इसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए आप डायरेक्टली जो करंट अफेयर्स के मटेरियल्स आते हैं वो रेफर कर सकते हो। इसके अलावा कोई बेसिक बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए आप श्रीराम आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हो, या फिर आप संजीव वर्मा की बुक पढ़ सकते हो, या फिर आप मृणाल के जो लेक्चर नोट्स हैं वो पढ़ सकते हो। इन तीनों में से आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो। ये तीनों ही सोर्स अभी तक बहुत ही अच्छे रहे हैं और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बेसिक बुक्स की बात रही। अब इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रीलिम्स बेसिक्स करने के बाद बहुत सारी चीज़ हम परेशान होते रहते हैं कि करंट अफेयर्स का क्या करें, कहाँ से क्या पढ़ लें, कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने रैंडम पेपर क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में डोंट ओवरडू, डोंट ओवरडू, क्योंकि प्रीलिम्स में हम ओवर डू करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम रिवीजन भूल जाते हैं। डू रिवाइज, ठीक है, हमेशा रिवीजन करो। बहुत ज्यादा सोर्सेस से बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत रैंडम एग्जाम है और बहुत हाई चांसेस हैं कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है कि आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। और ये जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के करंट अफेयर्स के लिए सेम स्ट्रैटेजी होगी कि न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है डेली। अगर आप चाहो तो न्यूज़पेपर से नोट्स बना सकते हो, बट मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स मत बनाओ। अगर आपको कोई चीज़ न्यूज़ में दिख रही है तो बस एक वर्ड हो या दो वर्ड में उस चीज़ को लिख लो कि अच्छा ये एक्ट न्यूज़ में है या फिर ये चीज़ न्यूज़ में है, बस एक जगह लिख लो एक कॉपी बना के। और जब आप एग्जाम के नज़दीक पहुंचते हो, प्रीलिम्स के नज़दीक पहुंचते हो, तो प्रीलिम्स के 2-2.5 महीना पहले ये कॉपी उठा के सारे टॉपिक्स देखो कि कौन से टॉपिक्स जो है वो करंट अफेयर्स के जो मटेरियल है कोचिंग के वो नहीं कवर्ड है वहाँ पे। उन टॉपिक्स को आप गूगल करके पढ़ सकते हो और जो टॉपिक्स कवर्ड है वो डायरेक्टली आप करंट अफेयर मटेरियल से पढ़ सकते हो। इससे आपको जो मेहनत कम करनी पड़ेगी और आप करंट अफेयर्स को ईजिली कवर कर लोगे। करंट अफेयर्स में सिर्फ एक मैगजीन फॉलो करनी है, सिर्फ वन, ओनली वन मैगजीन आपको फॉलो करनी है और बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं रखना है। एग्जाम पूरी तरह से जो है स्टैटिक पोर्शन को फोकस करता है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए करंट अफेयर्स का हवा जो मार्केट में फैला हुआ है उससे दूर रहिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, बेसिक रीडिंग रोज करिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आए उसको नोट करिए, मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट है या प्रीलिम्स से वो नोट करिए। उसके बाद सिर्फ एक मैगजीन फॉलो करिए, वो विजन की हो सकती है, वो फोरम की हो सकती है, वो राउज आईएएस की हो सकती है, किसी की भी फॉलो कर सकते हैं आप। मैक्सिमम टॉपर्स विजन आईएएस की मैगजीन फॉलो करते हैं, ये आप सभी को मालूम होगा, आप सभी ने बाकी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी होंगी। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये मैगजीन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप PT 365 अच्छे से पढ़ने को तैयार हैं तो
ये सिर्फ एक सोर्स है करंट अफेयर्स का, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट के PT 365 1-1.5 महीना पहले आ जाते हैं, प्रीलिम्स से 2 महीना पहले। आपको करना ये है कि 2 महीना पहले तक सारी चीजें प्रीलिम्स की स्टैटिक कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही PT 365 आए आपको इनको उठाना है और अच्छे से पढ़ते जाना है और अपने स्टैटिक मटेरियल से इन चीज़ों को जोड़ते जाना है, ताकि PT 365 आपको नया ना लगे। आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़ रखे हैं और रिवाइज कर रखे हैं उसी पे का एक पार्ट लगे, उसी का एक एक्स्ट्रापोलेशन लगे। तो यहाँ से इतनी चीज़ें करंट अफेयर्स में करनी है, बेसिक बुक्स पढ़नी है और इसके अलावा एक और चीज़ करनी है, मॉक टेस्ट्स। तो जो मॉक टेस्ट हम लगाते हैं ना प्रीलिम्स के लिए, सबसे पहले क्या करना है, जब आप एक बुक पढ़ते हो तो आपको एक बुक पढ़नी है, उस बुक के बाद आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, आपने लक्ष्मीकांत एक बार रिवाइज कर ली, उसके बाद आप मॉक टेस्ट उठाओ, सेक्शनल मॉक टेस्ट पॉलिटी का, उसको दो और इवेल्युएट करो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। लेट से आप टारगेट करते हो कि आपने अच्छे से बुक रिवाइज कर लिया और मुझे 120 नंबर चाहिए, तो अगर आपके उस टेस्ट में 115 से कम आ रहे हैं तो आपको बुक को एक बार और रिवाइज करना चाहिए। इस तरह से आप इवेल्युएट करते रहो अपनी परफॉर्मेंस को, और मॉक टेस्ट के द्वारा आप धीरे धीरे देखते रहो कि आप क्या चीज़ भूल रहे हो। और हर एक टेस्ट की आप प्रॉपर टाइम टेबल बना लो कि मुझे पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने दिन ये पढ़ना है, इतने दिन। और इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए कि मैं 1 महीना इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ तो सही है कि नहीं, या फिर मैं 20 दिन इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ तो इससे ज़्यादा दूँ या कम दूँ। ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार की बातें हैं। आपको जितना अच्छे से टाइम देना है सही से दे करके पढ़िए। ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो उस हिसाब से टाइम बैलेंस करके बनाइए। और ये कोई भी इंसान आपको नहीं बता सकता है कि आप एक बुक कितने दिन में कवर कर लेंगे, इसलिए ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है। अब मॉक टेस्ट, जब एक बार सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दे लेते हो और सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो रोल आता है मॉक टेस्ट का, शुरू होता है इंपॉर्टेंट। उसमें ये रहता है कि आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर सॉल्व करने रहते हैं, जिनको हम FLTs बोलते हैं। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस होता है। FLTs में पूरा का पूरा सिलेबस क्वेश्चन पेपर आया रहता है। मॉक टेस्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आज से ज़रूरत नहीं है। ये जो FLTs हैं, इन FLTs को, फुल लेंथ टेस्ट को आपको अच्छे से सॉल्व करना है और आपको कई चीज़ें चेक करनी है। इन FLTs के द्वारा आपको ये चेक करना है कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, एलिमिनेट कर क्यों नहीं पा रहे हैं। आपको देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं तो आप गलत मार रहे हैं, क्या सोच के आप गलत एलिमिनेट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। उस सोच को एक कॉपी में लिखना है, एक मॉक टेस्ट देना है, इसके साथ एक मॉक टेस्ट की कॉपी बनानी है। उस कॉपी में अपनी सारी मिस्टेक्स लिखते रहनी है, जो भी आप गलत मारे हो या जो भी आपने गलत तरीका यूज किया है एलिमिनेशन का। इस एलिमिनेशन स्ट्रेटजी के अलावा आपको यह सीखना है कि आपको पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे मैक्सिमम मार्क्स गेन हो रहे हैं। तो वो आपको इवेल्युएट करना है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपके, ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस, एलिमिनेशन और प्रेप लेवल, कि प्रिपरेशन लेवल कितना है आपका, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी कैसी है और ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकें। इससे आपको एक चीज़ और समझ में आएगी कि क्या चीज़ें आपकी रिवाइज करने पे भूलती हैं। तो रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी ये टेस्ट सीरीज जो है आपकी डिसाइड करेगी कि आपको क्या ज़्यादा रिवाइज करना है, क्या कम रिवाइज करना है। और एग्जाम में आपको इन्हीं टेस्ट से पता चलेगा कि कौन से पोर्शन में आप स्ट्रांग हो, कौन से नहीं, और किन के क्वेश्चंस पे आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि एलिमिनेशन स्ट्रेटजी की कोई वीडियो बनाइए। मैं सिंपल आपको एक बात बता देता हूँ, एलिमिनेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम एलिमिनेशन स्ट्रेटजी का है तो आप एलिमिनेशन स्ट्रेटजी लगाइए, आपको एग्जाम ही एलिमिनेट कर देगा इस प्रोसेस से। फिर अगले साल आपको फिर से प्रीलिम्स का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये एग्जाम एलिमिनेशन का नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें मालूम होने चाहिए, 30, 35, 40 क्वेश्चन आपको ढंग से आइडिया होना चाहिए। उसके बाद एलिमिनेशन का मतलब सिंपल ये होता है, इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। सिंपल ये होता है कि आप अपने इंस्टिंक्ट के बेस पे, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके बेस पे कितनी चीज़ें आप कर पा रहे हो, और इसका कोई तरीका नहीं होता है। कोई आप ये जो रैंडम चीज़ें मार्केट में बताई जाती हैं यूपीएससी से रिलेटेड कि आप यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, फिर आप देखो ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी गलत देता है, ईयर यूपीएससी गलत देता है, या फिर डेटा यूपीएससी गलत देता है। ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो फैली हुई हैं। मैं इन सब चीज़ों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें देख रहे हैं और आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं कि यूपीएससी ये चीज़ गलत देता है, तो ये बात जो यूपीएससी का पेपर बना रहे हैं उनको भी पता चल चुकी है। तो वो जो आप समझ रहे हो, जो तरीका आप सीख रहे हो, उस तरीके के उलट क्वेश्चन बना देंगे। इसलिए इन चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए।
और पूरी तरह से फोकस रखिए इन सारी चीज़ों पर जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। एलिमिनेशन सीखने का मतलब सिंपल ये होना चाहिए कि आप कैसे अपने जो आपके पास नॉलेज प्रेजेंट है उसको यूज करके कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो, कैसे आपको लग रहा है कि नहीं मैंने ये चीज पढ़ी थी, ये चीज इससे रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड नहीं होगी, इसके बेसिस पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो। अंधाधुंध कोई भी तरीका नहीं होता है ऑप्शन एलिमिनेट करने का, ये चीज बिल्कुल मत फॉलो करिए। काफी सारे लोग मैंने देखा है कि मार्केट में इस चीज पे वीडियो बना रहे हैं और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप इन सब चीजों के जो बहकावे में बिल्कुल मत आइए। ये एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी जो है ना वो आपको कट ऑफ 85 मार्क्स, मान लीजिए आपका कट ऑफ 95 मार्क्स है और आप 85 मार्क्स डायरेक्टली गेन कर ले रहे हो, तो आपको ये 10 नंबर यही एलिमिनेशन चीजें कि आप ऑप्शन कैसे सोच रहे हो, कैसे आप हटा रहे हो, आपकी इंटेलिजेंट गेसिंग्स क्या हैं, आप कैसे कॉन्सेप्ट को को रिलेट कर रहे हो, इससे आते हैं। कोई ये जो तरीका होता है कि आप ये चीज तो यूपीएससी गलत ही देता है, ये चीज तो यूपीएससी सही ही देता है, यूपीएससी एक लाइन में 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देता है तो वो गलत होते हैं, ये बहुत सारी चीजें मार्केट में चलती हैं, लेकिन ये चीजें बिल्कुल नहीं लगानी है। 85 मार्क्स अगर आपके डायरेक्टली आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन से आ रहे हैं तो ये जो आपके इंटेलिजेंट स्किल्स हैं, आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, और आपको जो पेपर एक जब आप मॉक टेस्ट में जो ये सीखोगे कि कैसे हम ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करें कि कौन से सही हो सकते हैं कौन से गलत, कैसे कोरिलेट करें, वहां से आपका ये इंक्रीज आएगा 85 to 95 मार्क्स प्लस। ठीक है, और कहीं से नहीं आ सकता है। आप दुनिया भर के जो ये तुक्के वाली चीजें हैं जो मार्केट में सिखाई जाती हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, आप ऐसा बिना नॉलेज के कर देना, ये बिल्कुल मत करना आप। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है और बेसिक चीजों को रिवाइज करते रहना है, ये तब आप यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे। इस पूरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का बहुत ही सिंपल तरीका है, बेसिक बुक्स को रिवाइज करते रहना, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करिए। सिर्फ बेसिक बुक्स पढ़नी है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं, हाथ पैर नहीं मारने हैं। एनसीईआरटीज मैं बता देता हूं, एनसीईआरटीज ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, 9th से 12th क्लास की सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए भी आप सारी एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके अलावा पॉलिटी की सिर्फ 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनवायरमेंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइंस एंड टेक के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी एनसीईआरटीज मैंने बताई सिर्फ उतनी पढ़नी है, वही बेसिक चीजें और जो बेसिक बुक्स मैंने शुरू में डिस्कस की वो, और इसके अलावा करंट अफेयर्स का ये जो तरीका है, इन चीजों को आपको एक नहीं, अगर आपको लगता है कि कुछ और आप पढ़ सकते हो, टाइम बच रहा है, तो बस इसी को रिवाइज करो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, बस इतनी ही चीजें करके आपका प्रीलिम्स निकलेगा। और अगर आप ज्यादा करने गए, ये जो डोंट ओवरडू मैंने लिखा, अगर आपने ये किया तो आप प्रीलिम्स में पक्का फेल होंगे। ये मैं नहीं, ये यूपीएससी डिसाइड करके बैठा है, इसलिए उन्होंने एग्जाम को थोड़ा रैंडम बनाया है ताकि आप लोग सीखें कि कैसे हमें दुनिया भर की रैंडमनेस को अवॉइड करके एग्जाम को सिंपल बनाना है, सिंपल तरीके से क्लियर करना है। आप बहुत सारी चीज़ों के आगे पीछे हाथ पैर मारते हो। 2021 में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछ दिए, 2-3, तो आप अब स्पोर्ट्स पढ़ना शुरू कर दोगे कि अभी कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है तो कॉमनवेल्थ गेम्स के आप मेडल्स याद कर लो, क्या थीम है दुनिया भर के गेम्स की, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार यूपीएससी ने पूछ दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैटर्न फॉलो करने लगो, ऐसा हो सकता है कि वो अगले 4 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। इसलिए बेसिक चीजें पढ़िए, बेसिक चीजों पर प्रिपरेशन रखिए, और रिवीजन के पूरे का पूरा प्रीलिम्स का जो गेम है वो है रिवीजन। इसी रिवीजन से आप सीखते हो कि आपकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आपको डेप्थ में पता है कि कैसे चीजें करनी है। तो इसी रिवीजन से आप सीखते हो कि हमें कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज जो हमारे पास है, कैसे हमें गेसेस मारने हैं इंटेलिजेंट वाले, वो भी इंटेलिजेंट गेसेस आपके इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं पर आपको क्लैरिटी के साथ याद नहीं है। तो ये सब चीजें वहीं से आती हैं। ये रैंडम जो मार्केट में आपको बताया जाता है एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो वो चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी। रिवीजन एलिमिनेट करना है और जो भी इंटेलिजेंट गेसिंग चीजें वो यूज करनी है। अंधे तुक्के बिल्कुल नहीं मारनी है। डोंट गो फॉर ब्लाइंड गेसेस, डोंट गो फॉर ब्लाइंड गेस। ठीक है, ब्लाइंड गेसेस का कोई मतलब नहीं है प्रीलिम्स में। यू हैव टू क्लियर कट ऑफ। यहां पे ब्लाइंड गेसेस बहुत सारे लोग मार के आ रहे हैं। तो ये पूरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से प्रीलिम्स को समझा दिया है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको 4 मंथ्स की जरूरत है। ठीक है, 4 मंथ्स से ज्यादा में प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। अगर आपको 4 मंथ से ज्यादा लग रहे हैं और 4 मंथ से ज्यादा बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो, देयर इज अ चांस कि आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करोगे। काफी सारे लोग साल भर प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनका पहले 1-2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ होता है। ये बहुत ही ब्लंडर चीज है।
आपको बिल्कुल ये चीज़ नहीं करनी है। प्रीलिम्स इतने ही टाइम में सबका क्लियर होता है। जो लोग भी मैक्सिमम लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और एग्जाम के जो है ऊपर के लिस्ट में आते हैं, टॉपर्स में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेंस भी अच्छे से पढ़ा होता है। इसलिए मेंस पे फोकस करना है, प्रीलिम्स को लास्ट 3-4 महीने देने हैं अच्छे से, और सारे बेसिक बुक्स को एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करना है। ये पूरी स्ट्रेटेजी है जो मैंने बताई। PT 365 को एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करना है। इससे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप PT 365 उठाइए, उसी में हाइलाइटर से मार्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन हाइलाइटर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप जो है PDF से अगर प्रिंट करके पढ़ रहे हैं तो आप हाइलाइटर खरीद लीजिए और उसी में हाईलाइट कर लीजिए और दूसरी बार रिवाइज कर लीजिएगा उसको। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है प्रीलिम्स की। आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। और प्लीज़ कोशिश करिए कि इस प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी को सही समझ के बहुत ही बेसिक चीज़ों को करिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागिए, क्योंकि इस प्रीलिम्स के एग्जाम के डर के बेसिस पे ही बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है। बहुत सारे करंट अफेयर्स के मटेरियल्स, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मार्केट में दौड़ रहे हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है, जिनका कोई भी रेलेवेंस नहीं है इस एग्जाम से। इसलिए आप एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करते हुए बेसिक चीज़ों पे रह करके बस उनको रिवाइज करके अच्छे से एग्जाम में अपनी नॉलेज को यूज़ करके प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में आप डाउट मेंशन कर सकते हैं।